हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? स्क्रीन क्लियर हो रही है सभी के साथ? हाँ, गुड इवनिंग। तो बेटा पहले मैं डीपीपी आपसे शेयर कर रहा हूँ और डीपीपी में कॉल दे रहा हूँ मैं। फ्रॉम 1 to 5 तक किसी का प्रॉब्लम 1 to 5। एक आया था अभी क्वेश्चन, सेकंड नंबर। देखो बेटा सेकंड नंबर क्या कह रहा है। एक करंट ऑफ 3.7 एम्पियर पास्ड फॉर 6 आवर बिटवीन निकेल इलेक्ट्रोड। ये देखो इसमें स्पेशलिटी क्या है, ऐसा मैंने कुछ करवाया भी था आपको। इलेक्ट्रोड भी उसी चीज का है और जिस चीज का आपका सॉल्यूशन है। तो अगर आप सॉल्यूशन में देखोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये सपोज ये इलेक्ट्रोड हो गया सेकंड वाला, ये निकिल का है। अब ये निकिल है सॉलिड, निकिल का ही इलेक्ट्रोड, और अंदर जो सॉल्यूशन है वो भी निकिल का, Na+2 आयन। इधर भी निकिल का इलेक्ट्रोड। तो ऐसे केसेस में जिस स्पीसीज का मैंने आपको स्पेशली कॉपर वाला एग्जांपल बताया था, जिस स्पीसीज के इलेक्ट्रोड भी उसी के हों और आयन भी उसी के हों, तो एक जगह उसका ऑक्सीडेशन होता जाएगा, दूसरी जगह उसका रिडक्शन होता जाएगा। एनोड पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर इसका रिडक्शन होगा। तो निकिल का ऑक्सीडेशन होगा तो निकिल डिजोल्व होती जाएगी, जो मैंने कहा था जो कॉपर प्योर करने का प्रोसेस है। तो जितना निकिल इधर से इधर आएगा उतना निकिल इधर से इधर चलता जाएगा। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा निकिल में। तो जितना है उतना आपका कंसंट्रेशन रहेगा पहले आपका। तो पहले कितना कंसंट्रेशन था, 2 मोलर। प्रोसेस भी चलता जाएगा वो 2 मोलर ही रहेगा, क्योंकि दो रिएक्शन होगी ना। इधर रिएक्शन देखोगे ये आएगी Ni+2 इलेक्ट्रॉन। इधर वाले में रिडक्शन होगा तो भी उसी का Ni+2 इलेक्ट्रॉन मिलके निकिल बनाते रहेंगे। तो इधर से निकिल डिजोल्व होती जाएगी और इधर निकिल डिपॉजिट होती जाएगी। ऐसा किया था ना हमने एक इलेक्ट्रोड में। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम। क्लियर? क्लियर है बेटा? रेस्पॉन्स करते जाओ बेटा। क्लियर? नेक्स्ट चलो, फिफ्थ तक किसी का और प्रॉब्लम? अप टू फिफ्थ? फिफ्थ तक नहीं है तो बेटा आगे आ जाओ। ये आ जाओ 6 से लेके 8 तक किसी का प्रॉब्लम? 6 से 8 तक बेटा किसी का? 9 से लेके 11 तक? सभी रिस्पॉन्स ट्राई किया करो बेटा, सभी बच्चे रिस्पॉन्स देने का, क्योंकि आगे देखो फेज आ रहा है। छोटे छोटे जब हम विनिंग करेंगे ना तभी जाके फाइनल विन होगा हमारा। तो ये छोटे छोटे, जैसे इन पहले आपके वीकली टेस्ट है, इनमें अच्छा परफॉर्म करो। फिर आप जो फेज आएगा उसमें बहुत अच्छा करो। फिर जाकर के फाइनल जो एग्जाम होंगे उनमें हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सभी जो है इंटरेक्ट किया करो, सभी ट्राई किया करो इन्वॉल्व होने की क्लास में। 11 तक बेटा किसी का और? अप टू 11? अप टू 11? और एक स्पेशल मेरा एडवाइस है, जब भी आप लेक्चर में बैठते हो तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है, क्योंकि बेटा अभी ऑनलाइन है, हम आपको ऑब्जर्व ज्यादा तो कर नहीं पाते। तो आपको खुद का चेक खुद ही रखना है, बस ऐसे नहीं कि एक पिक्चर देखने की तरह बैठ जाना है स्क्रीन के सामने। या हमने सिर्फ क्या है कि वो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए और सोच लेंगे बाद में पढ़ेंगे, बाद कभी भी नहीं आता बेटा। साथ साथ किया करो, तब इन्वॉल्वमेंट भी तभी आएगा। आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब मुझे लगता है कि आप लोग अपना उतना प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो उतना आप तभी कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रिपेयर करके आओगे। अप टू 15? किसी का 15 तक और? सर और डाउट्स नहीं है इसमें? यस सर, डाउट नहीं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे फिर। आज देखो लास्ट क्लास में वेयर वर वी वर ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई थिंक वी वर ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो यस नाउ सर। नाउ फर्दर आज हम उसका एप्लीकेशन करेंगे बेटा। एप्लीकेशन ऑफ काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही मिलता है हमें। बोर्ड में डेफिनेशन आती है जो पिछली बार की थी, और कंपटीशन में एप्लीकेशंस आती हैं। इन एप्लीकेशंस में कोई एक क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है भी काफी इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहला आप इससे क्या पता कर सकते हो? पहला इस चीज से रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल निकाल सकते हो। रिलेटिव
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। बेटा यू नो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कैटायन बनाना। कैटायन का मतलब अगर कोई मेटल है तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाने की ट्राई करता है। सपोज एन इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कैटायन बनाएगा, और ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब मेटल की रिएक्टिविटी देखना चाहते हो तो उसका ऑक्सीडेशन देखोगे आप। जो जितनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा उतनी जल्दी आप कहोगे उसकी रिएक्टिविटी मेटल की ज्यादा है। तो ऑक्सीडेशन के लिए देखो हमने जो बेस बना रखा है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बना रखे हैं, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप कह सकते हो कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हमें एसआरपी वैल्यू कम चाहिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, जिसका एसआरपी वैल्यू, एसआरपी मतलब लास्ट क्लास में बताया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना एसआरपी वैल्यू लो होगा मतलब मोर नेगेटिव होगा। लो का मतलब मोर नेगेटिव। जिस मेटल का एसआरपी वैल्यू मोर नेगेटिव होगा उस मेटल की रिएक्टिविटी, स्पेशली बात मेटल का हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटल, नॉट फॉर नॉन मेटल। नॉन मेटल में रिवर्स होता है बेटा। एसआरपी वैल्यू जिसका जितना कम होगा उस मेटल की रिएक्टिविटी ऑफ मेटल उतनी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल उतना ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल यू नो, जैसे मान लो आपके पास सिल्वर है, कॉपर है, सिल्वर, कॉपर, और सपोज आपने ले लिया जिंक, और सपोज ले लिया लिथियम। ये सभी मेटल है। देखो आप सिल्वर, कॉपर, जिंक, लिथियम, इनका एसआरपी वैल्यू नोट करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। याद हो तो बेटर है। देखो सिल्वर का होता है, धीरे धीरे हो भी जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे, तो 0.80 वोल्ट। कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट। जिंक का पिछली बार किया था -0.76 वोल्ट। लिथियम का किया था हमने अप्रोक्सीमेट 3.056 के आसपास होता है इतना वोल्ट। तो इधर से इधर देखो आप, ये देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ये सबसे ज्यादा होगी, फिर ये उससे कम होगी पॉजिटिव वाली, ये और कम, और ये मोस्ट नेगेटिव होगी। तो मैं इसका मतलब आप वैल्यूज को ध्यान से देखें साइन के साथ मैथमेटिकली। तो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है बेटा, एसआरपी वैल्यू बताओ जरा क्या हो रहा है, बढ़ रही है या घट रही है? एसआरपी वैल्यू कम हो रही है। एसआरपी वैल्यू डिक्रीज हो रही है बेटा। मेटल की बात कर रहे हैं, एसआरपी वैल्यू ऑफ दीज मेटल विल बी डिक्रीज। एसआरपी वैल्यू जितनी कम होती जाएंगी उतना रिएक्टिविटी इंक्रीज होता जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो एसआरपी वैल्यू से ध्यान रखना आप। एसआरपी वैल्यू, ऑक्सीडेशन होगा तो अपोजिट कर लेंगे, रिडक्शन वैल्यू ले रहे हैं हम। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी कम होती जाएंगी रिएक्टिविटी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जिंक, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव लिथियम। दैट ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस टॉपिक। नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड। अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग और किस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और कैसे हम सोल्व करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर जो आपका कंपटीशन है। तो इसमें देखो हमें क्या करना होता है कि हमें ये देखना होता है कि दो मेटल की रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवा के हम देखते हैं कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो नॉलेज क्लाउड की फॉर्म में मैं बता रहा हूं, इफ, इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है, इफ मेटल विद लो एसआरपी वैल्यू इज न्यूट्रल। अगर आपको दो मेटल दे दी मैंने और उसमें से एक मेटल जिसकी एसआरपी वैल्यू लो है, अगर वो न्यूट्रल स्टेज में, उस पर चार्ज नहीं है, इफ मेटल विद, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इफ मेटल विद लो एसआरपी वैल्यू इज न्यूट्रल देन रिएक्शन इज प्रोसीड, तब रिएक्शन हो जाएगा, एंड दैट मेटल फॉर्म इट्स कैटायन, तब रिएक्शन हो जाएगा बेटा। अगर हमारे पास मेटल विद लो एसआरपी वैल्यू है, वो न्यूट्रल स्टेट के अंदर है, और जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है वो कैटायन में है, तो उल्टा हो जाएगा, लो एसआरपी वाली न्यूट्रल ना होके रिएक्शन कर देगी, क्योंकि रिएक्टिव है तो कैटायन बनाएगी। तो मेटल विद लो एसआरपी वैल्यू, अगर मेटल विद लो एसआरपी वैल्यू न्यूट्रल है तो वो कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और उस रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। कैसे? सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखो सपोज वी हैव दिस एग्जांपल, कॉपर का रिएक्शन दिया हुआ है ZnSO4 के साथ, जिंक सल्फेट। पहली चीज हमें देखनी है कि रिएक्शन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। देखो बेटा, तो मुझे कॉपर और जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन देखना है। देन यू सी कॉपर, कॉपर का एसआरपी वैल्यू देखो, इन दोनों में पहले ये देखो कि एसआरपी वैल्यू देखो, कॉपर है और जिंक +2 है,
जिंक को, हमें तो जिंक आयन को देखना है ना मेटल को। यहाँ कॉपर देखो चार्ज है 0 और जिंक का चार्ज है +2, तो जिंक का चार्ज हमारे पास +2। एक बार उल्टा लेके करते हैं हम, पहले इसको उल्टा करके करते हैं, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ऐसे करके देखते हैं। पहला इजी वे देखते हैं, हमें पहले ये पता करना है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। देखो जिंक, जिंक का एसआरपी वैल्यू याद, इसीलिए मैंने बोला है कि वैल्यूज याद होंगी उतना ही आपको काफी हेल्प मिलेगा। जिंक का एसआरपी वैल्यू कितना है, -0.76, और जिंक न्यूट्रल है, जिंक पर कोई चार्ज नहीं है, कॉपर +2 चार्ज के अंदर है, और जिंक का एसआरपी वैल्यू लो है। तो जिंक का एसआरपी वैल्यू लो है तो जिंक मोर रिएक्टिव हुई, मोर रिएक्टिव हुई तो मैंने क्या लिखा है, इफ मेटल विद लो एसआरपी वैल्यू इज न्यूट्रल देन रिएक्शन इज प्रोसीड एंड मेटल फॉर्म इट्स कैटायन। जो लो एसआरपी वाला है दैट मेटल, तो लो एसआरपी वाला अपना कैटायन बना देगा, रिएक्शन हो जाएगा बेटा, ये रिएक्शन हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनाओगे बता सकते हो, Zn कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कॉपर, जिंक का सल्फेट बन जाएगा, और बेटा कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप ये देख कर ये इनके एसआरपी वैल्यू से डिसाइड कर सकते हो, अगर आपके पास मेटल लो एसआरपी वाली है तो वो न्यूट्रल स्टेट के अंदर है तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 से देखो +2 में कन्वर्ट होगी लो एसआरपी वाली, और रिएक्शन प्रोसीड हो गया। आपको पता कैसे लगेगा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, बिकॉज कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का है, धीरे धीरे ये कंज्यूम होने लग जाएगा तो ब्लू कलर जो हो जाएगा वो, और जिंक सल्फेट जो है व्हाइट कलर का है तो ब्लू कलर फेड होने लग जाएगा, ब्लू कलर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, व्हाइट कलर आने लग जाएगा, इट मींस रिएक्शन इज प्रोसीड। सिंपली देखो, सपोज मैं दूसरा रिएक्शन दे देता हूं, सपोज मैं दे देता हूं आपको कॉपर, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। देखो पहले मुझे ये बताओ कि रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखो कॉपर का एसआरपी वैल्यू ऊपर लिखा है मैंने, कितना है कॉपर का एसआरपी वैल्यू 0.34, और देखो सिल्वर का कितना है 0.8, सिल्वर का कितना है 0.8। तो दोनों में एसआरपी वैल्यू लो किसका है, कॉपर का या सिल्वर का, पहले ये याद होना चाहिए आपको, कॉपर या सिल्वर में, कॉपर का। तो कॉपर का क्या है एसआरपी वैल्यू आ रहा है लो, और लो एसआरपी वाला कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, देखो 0। तो मैंने क्या लिखा था, ये हिंट दिया हुआ है आपको, इफ मेटल विद लो एसआरपी वैल्यू इज न्यूट्रल, ये देखो लो एसआरपी वाला न्यूट्रल है, इसके कंपैरिजन में लो एसआरपी वैल्यू न्यूट्रल, देन रिएक्शन इज प्रोसीड, तो रिएक्शन हो जाएगी बेटा, कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा, Cu बैलेंस बाद में करते रहेंगे, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। तो जब कभी भी लो एसआरपी वैल्यू को न्यूट्रल देख रहे हो आप मेटल को, इट मींस रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, और रिएक्शन जो है आपको देना है उसमें, और वो डिस्प्लेस कर देगा, मेटल को डिस्प्लेस कर देगा दूसरे वाली को। इसका मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है। इन दोनों बातों से मतलब क्या हुआ, ऊपर कर चुके हो आप, कॉपर लेस रिएक्टिव है। देखो सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है, और जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इनमें से। अब अगर आपको देखना है कि रिएक्शन नहीं होगी तो क्या देखेंगे बेटा, देखो फिर इसका बिल्कुल अपोजिट ले लो। अगर आपके पास लो एसआरपी वाला ऑलरेडी कैटायन में है और दूसरा न्यूट्रल है, ध्यान दे देना इस बात पर, मैं एक तरफ ही फोकस करवा रहा हूं कि लो एसआरपी वाली मेटल सपोज कैटायन है और दूसरे वाली न्यूट्रल है, तो ऑलरेडी कैटायन है तो कैटायन से आगे वो नहीं जाएगा, कैटायन से आगे जो है दूसरा न्यूट्रल नहीं बनेगा, वो कैटायन है तो कैटायन ही रहेगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। सो वी कैन लर्न अबाउट नॉलेज क्लाउड, केसी मतलब नॉलेज क्लाउड, इफ मेटल विद लो एसआरपी वैल्यू, नहीं तो बेटा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए एक स्टैंडर्ड पॉइंट बना लो, इसलिए मैं ये नॉलेज क्लाउड बना के ऐसे याद करवा रहा हूं आपको। इफ मेटल विद लो एसआरपी वैल्यू इज कैटायन with another neutral metal, if metal with low SRP value is cation with another neutral metal, then reaction is not proceed, then reaction is not proceed, तब रिएक्शन नहीं जाएगा। इसमें क्या ध्यान रखना है, जो लो एसआरपी वाली मेटल है, जो आपके पास लो एसआरपी वाला मेटल है वो ऑलरेडी कैटायन होना चाहिए, और साथ वाला ये भी ध्यान देना है, साथ वाली मेटल न्यूट्रल होनी चाहिए। हो सकता है दोनों कैटायन हो तो और आगे कैटायनिक फॉर्म में चेंज हो जाए, बट ये कंडीशन ध्यान रखना है आपने। देखो सपोज तब ये रिएक्शन नहीं होगा, देखो जब रिएक्शन नहीं होगा तो आप एक चीज को दूसरी चीज में स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करने का मतलब है रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन नहीं हो, पहले चलो इसी बात को क्लियर करते हैं फिर आगे वाला स्टेप बताता हूं। इफ मेटल विद लो एसआरपी वैल्यू इज कैटायन with another neutral then reaction is not proceed, देखो यही रिएक्शन मैंने दे दिया कॉपर
मैंने अभी लिख के मिटाया था ये रिएक्शन देखो, और इसका रिएक्शन कर दिया मैंने जिंक सल्फेट के साथ ZnSO4। अब ये मेटल देखो न्यूट्रल है और ये मेटल कैटायन है। अब चेक कर लो दोनों में SRP वैल्यू किसका लो है। कॉपर और जिंक में किसका लो होगा बेटा SRP वैल्यू? जिंक। कितना होता है, कितना होता है बताते जाओ। -0.76। -0 पॉइंट, तो कैटायन है और इसका लो SRP वैल्यू है। तो लो SRP वाला ऑलरेडी देखो किस स्टेज के अंदर है, कैटायन में। इस मेटल विद लो SRP वैल्यू इज ऑलरेडी कैटायन विद अनदर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल मेटल है, इसका मतलब रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, कॉपर का बर्तन ले लो और उसके अंदर जिंक सल्फेट स्टोर कर सकते हो आप, तो रिएक्शन नहीं होगा आपस में, आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो इससे क्या चीज सीखे आप, स्टोर किस में किया जाता है, बर्तन किस चीज का होना चाहिए और सॉल्यूशन किस चीज का होना चाहिए बेटा, बर्तन किसका होना चाहिए और सॉल्यूशन किसका। मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि जिस इसका हाई SRP है, इसका लो SRP है। अगर बर्तन मतलब न्यूट्रल, बर्तन तो न्यूट्रल होता है ना, वेसल्स तो न्यूट्रल होती है, कॉपर की बनी हुई मान लो गिलास है तो न्यूट्रल हो गया वो, उसके अंदर आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को रख सकते हो क्योंकि उससे रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो हम यहां से क्या सीख पा रहे हैं, हम ये सीख पा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ मेटल with low SRP, solution of metal with low SRP can be stored in vessels of metal of high SRP, क्योंकि जिस मेटल की जिसकी SRP वैल्यू हाई होगी वो लेस रिएक्टिव होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ मेटल विद लो SRP वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन वेसल्स ऑफ मेटल ऑफ हाई SRP। देखो आपने कभी मतलब ये देखा होगा सुना होगा, जो राजे महाराजा थे उनके बर्तन किसके बने होते थे, कौन से बर्तन यूज करते थे, किसके चम्मच से खाना खाते थे वो, चांदी और सोने के चम्मच से खाना खाते थे ना, क्योंकि चांदी और सोना जो होता है कॉपर एंड सिल्वर वो हाई SRP वाली मेटल है और लेस रिएक्टिव है, इसलिए आप उन बर्तनों में किसी भी चीज को अगर रख के यूज करोगे तो उसमें रिएक्शन नहीं होगा, तो उससे रिएक्शन नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या क्या रख सकते हो, देखो अब आपके पास है जैसे कॉपर, एग्जांपल देखो, अब कॉपर सिल्वर और गोल्ड में देखो, गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव, फिर Ag, फिर कॉपर। इधर से इधर जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इधर से इधर जाओगे तो SRP वैल्यू डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो अब मैं क्या क्या कर सकता हूं, देखो किस किस को किस में स्टोर कर सकता हूं, सिल्वर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बेटा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कैन बी स्टोर्ड, किसके बर्तन में स्टोर कर सकते हो इसको बेटा, कैन बी स्टोर्ड, कॉपर और सिल्वर को, लेस रिएक्टिव मेटल कौन है, गोल्ड। हाँ तो आप गोल्ड के अंदर स्टोर कर सकते हो। AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन वेसल्स ऑफ गोल्ड। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा बताओ बेटा, अब सोच के बताओ, सिल्वर में किसको मैं कर सकता हूं, सिल्वर के बर्तन में किसको स्टोर कर सकता हूं मैं, कॉपर के सॉल्यूशन को सिल्वर में स्टोर कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन वेसल्स ऑफ किस किस के, AU एंड Ag। लेकिन उल्टा नहीं कर सकते आप, देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो इसमें स्टोर कर सकते हो आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड, बताओ आंसर, इन वेसल्स ऑफ कॉपर, इन वेसल्स ऑफ कॉपर, सिल्वर क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा ना,
सिल्वर नाइट्रेट में देखो कॉपर का एसआरपी वैल्यू कम है, तो कॉपर जो होगा वो कैटायन बना देगा, तो इससे रिएक्ट करके रिएक्शन हो जाएगा। जो ऊपर रिएक्शन लिखा था तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा। स्टोर तभी कर सकते हैं जब रिएक्शन नहीं होता है। तो देखो पहला कितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इससे आप रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की देख सकते हो, कौन किसके साथ रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है। किसी को डाउट बेटा? क्लियर है पहला पॉइंट? चलूं आगे? यस सर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, ये हमने देखा अभी मेटल का रिएक्टिविटी। सेकंड वन, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, स्पेशली centralized on point. Now we want to see the relative reactivity of non-metal. Relative reactivity of non-metal. अब बात कर रहे हैं हम नॉन मेटल की। देखो बेटा, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या है? जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल है ना, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है एनायन बनाना। जैसे क्लोरीन है तो वो क्या बनाना चाहेगा? वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके और एनायन बनाएगा Cl नेगेटिव। मेटल की प्रॉपर्टी होता है लूज करना इलेक्ट्रॉन, इसका होता है गेन। गेन का मतलब होता है रिडक्शन। अगर आप रिडक्शन ही करना चाहते हो तो एसआरपी वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है आपका अब की बार रिडक्शन है, तो आप रिडक्शन देखना चाहते हो। ऑक्सीडेशन के लिए एसआरपी वैल्यू कम होना चाहिए था, रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें उल्टा होता है, इसमें जिसका एसआरपी वैल्यू बेटा ज्यादा होगा तो नॉन मेटल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, तो जिसका एसआरपी ज्यादा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल उसका ज्यादा हो जाएगा, रिएक्टिविटी उसका इंक्रीज होगा। तो रिएक्टिविटी अगर आप एसआरपी में देखना चाहते हैं तो एसआरपी वैल्यू से आप इसका ज्यादा, लेकिन होने क्या चाहिए बेटा? नॉन मेटल। जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारी की सारी नॉन मेटल है। तो आप इधर से इधर जाओगे, फ्लोरीन की तरफ जाओगे तो एसआरपी वैल्यू इंक्रीज होगा। इधर से इधर फ्लोरीन की तरफ एसआरपी वैल्यू इंक्रीज है तो रिएक्टिविटी भी इधर इंक्रीज होगी। ये नॉन मेटल है बेटा। नॉन मेटल में जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो आप क्या कह सकते हो? फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। अब आता है कि इसकी रिएक्टिविटी है तो ये तो अनायन बनाना चाहता है, तो इसका फोकस कर सकते हो आप। क्या मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे रिएक्शन करवाना हो दो का तो अब क्या देखना होगा आपको? जैसे नॉलेज क्लाउड लिखा था आपने, अगर आपके पास वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव। ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट। अब देखो प्रॉब्लम कैसे सोल्व करोगे। आपको दो की रिएक्शन दे रखी है, तो अगर ज्यादा एसआरपी वाला न्यूट्रल है तो उसको एनायन बना देना है अब की बार। ज्यादा एसआरपी वाले को, पिछली बार लो एसआरपी वाले को कैटायन बनाया था, अब की बार क्या करोगे? नॉलेज क्लाउड में क्या लिखोगे? इफ नॉन मेटल विद हाई एसआरपी वैल्यू is neutral. If non-metal with high SRP is neutral, then reaction is proceed. Then reaction is proceed, and that non-metal forms anion. तो नॉन मेटल जिसका एसआरपी वैल्यू हाई होगा वो अपना एनायन बना देगी। एनायन मतलब न्यूट्रल में है तो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा। जैसे देखो अगर मैं रिएक्शन दे देता हूं आपको, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट क्वेश्चन है। सपोज मैं ये रिएक्शन दे देता हूं फ्लोरीन, और फ्लोरीन की रिएक्शन दे दी सपोज Cl नेगेटिव से। अब मुझे चेक करना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब पहले तो ये चेक करो फ्लोरीन और क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है। तो क्या चीज है बेटा? ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो अब नॉन मेटल है। अब इन दोनों में एसआरपी कंपेयर करो, F2 और Cl में किसका एसआरपी ज्यादा होगा? तो ज्यादा एसआरपी देखना ना नॉन मेटल में, तो फ्लोरीन का हाई एसआरपी। तो हाई एसआरपी वाला किस स्टेज में दिखाई दे रहा है आपको? न्यूट्रल चार्ज ही दिखाई दे रहा है। तो अगर ये न्यूट्रल है तो देखो मैंने लिखा है इफ नॉन मेटल विद हाई एसआरपी वैल्यू इज न्यूट्रल देन रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, और जो वो मेटल है वो एनायन बना देगा। तो अपोजिट हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये एनायन बन जाएगा, रिएक्शन बन जाएगी F नेगेटिव और
Cl2 गैस, तो Cl2 गैस इवोल्व हो जाएगी, Cl2 गैस इवोल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब फ्लोरीन इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट करके किसी भी गैस को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए ना। अब तो मैं फ्लोरीन किससे भी रिएक्शन कराऊं, फ्लोरीन इन सब के साथ रिएक्शन कर लेगा, Cl नेगेटिव के साथ भी, Br नेगेटिव के साथ भी और I नेगेटिव के साथ भी, और क्या प्रोड्यूस कर देगा, खुद का तो एनायन बना देगा, F नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगी और इन सबको न्यूट्रल गैस बना देगा। तो ये क्लोरीन है तो क्लोरीन बन जाएगी, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन बन जाएगी, आयोडीन है तो आयोडीन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा। इसी टाइप से देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में रिएक्शन किसके साथ कर सकता हूं मैं, यू कैन कंपेयर एंड यूज योर लॉजिक। इसका मतलब मैं अगर क्लोरीन की रिएक्शन कराऊं तो Cl2 किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है बेटा, देखो Br नेगेटिव, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यस बेटा, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर देगा और क्या बना देगा, रिएक्शन हो जाएगा, Cl नेगेटिव और इनकी गैस बन जाएगी ब्रोमीन एंड या आयोडीन। तीसरा फिर ब्रोमीन किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, आयोडीन। आयोडीन, गुड बेटा। तो ब्रोमीन सिर्फ किसके साथ रिएक्शन कर पाएगा, आयोडीन के साथ, और Br नेगेटिव बना देगा खुद का, इधर आयोडीन गैस बना देगा। तो इसका मतलब रिएक्शन कब नहीं होगी, जब नॉन मेटल जो हाई एसआरपी वाला नॉन मेटल है ऑलरेडी अगर एनायन हुआ तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि यहां भी तो एनायन तक ही पहुंचाना है हाई एसआरपी वाले को, आपको हाई एसआरपी वाले को फ्लोरीन को एनायन में पहुंचाना है, और ऑलरेडी एनायन है तो आगे रिएक्शन जाएगा ही नहीं। तो दूसरा नॉलेज क्लाउड याद करो, देखो knowledge cloud, if non-metal with high SRP value, if non-metal with high SRP value is anion, then no reaction। और उसके साथ दूसरा न्यूट्रल होना चाहिए, वो पहले वाला पॉइंट। जैसे देखो यही वाली रिएक्शन जो ऊपर लिखी है आपने, इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं किसी की भी रिएक्शन दे दूं, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शन दे दूं और फ्लोराइड आयन का दे दूं, तो बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा, Cl2 Br2I2 फ्लोराइड के साथ, बिकॉज एसआरपी वैल्यू हाई कौन सी मेटल का है, सबसे हाई फ्लोरीन का है, और वो और ऑलरेडी क्या है, देखो जिसका हाई एसआरपी वैल्यू है ऑलरेडी क्या है, वो एनायन है, न्यूट्रल नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन। तो हम पता कर सकते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपस में रिएक्ट करके कब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन गैस बना सकती है और कब बना नहीं सकती। ऐसे ही देखो और कौन कौन रिएक्ट नहीं कर सकता है इसी केस में, देखो इसका मतलब क्लोरीन ब्रोमीन के बाद देखो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ कौन रिएक्ट नहीं कर पाएगा, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव भी और Cl नेगेटिव, रिएक्शन नहीं होगी। और अगर सिर्फ मैं आयोडीन ले लूं तो उसके साथ कौन रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तीनों, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड फ्लोराइड क्लोराइड, कोई भी ले लो, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन। क्लियर बेटा। नॉन मेटल का रिएक्टिविटी चेक कर लोगे। अब नॉन मेटल का रिएक्टिविटी पहला किसका किया था, मेटल का, फिर किसका किया आपने, नॉन मेटल का। अब देखो हाइड्रोजन ऐसा केस है, वो मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। मेटल के साथ आता है तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, नॉन मेटल के साथ आता है तो मेटल की तरह बिहेव कर सकता है। तो आप किस केसेस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो, थर्ड पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ H2 gas by reaction of metal with hydrogen acid, हाइड्रोजन एसिड एक्वस। देखो हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आप मेटल की रिएक्शन कराओगे तो इसको नॉन मेटल कंसीडर करोगे, अब H2 को, या मेटल की तरह ही कंसीडर करोगे तो यहां मेटल है आपके पास, तो मेटल के केसेस में ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी करती है, जिसका एसआरपी वैल्यू, हाइड्रोजन का एसआरपी वैल्यू कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का 0, और ऐसी मेटल जिनका नेगेटिव एसआरपी वैल्यू होगा तो इससे एसआरपी कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो जाएगी। तो कब हो सकता है ये, मेटल विद नेगेटिव एसआरपी, नेगेटिव बेटा, नेगेटिव मेटल विद नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, क्योंकि वो लेस हो जाएंगे ना, लेस एसआरपी वैल्यू हो जाएंगे।
मेटल विद नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव करना इसको, नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, तो उसकी एसआरपी वैल्यू लेस होगी, वो ये काम कर सकती है। जैसे देखो मान लो मैं ले लेता हूं जिंक, जिंक की रिएक्शन में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, HCl या H2SO4 के साथ रिंग करते हुए एक्वस के साथ, तो अब क्या रिएक्शन होगा देखो, अब इसको और इसको कंसिडर करो, ये मेटल ये भी मेटल कंसिडर कर लो सपोज, तो इन दोनों में देखो इसका एसआरपी वैल्यू कितना है, 0 0। इसका एसआरपी वैल्यू कितना है जिंक का, माइनस 0.76 0.76, तो लेस एसआरपी कौन सा हुआ, -0.6 वाला हुआ ना, तो जिंक वाला हुआ, तो अब ये जिंक क्या है, रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि लेस एसआरपी वाली मेटल मोर रिएक्टिव होती है, ये अपना कैटायन बनाएगी, ZnCl2 बना लेगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैं अगर सोचूं कि गोल्ड या इनके साथ कॉपर वोपर के साथ रिएक्शन करूंगा तो नहीं आएगा बेटा, रिएक्शन नहीं होगा। जैसे देखो एज सपोज मैं कह दूं Ag या कॉपर गोल्ड HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो देखो Ag का एसआरपी वैल्यू कितना है, Ag का एसआरपी वैल्यू अभी क्या था 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, और HCl का कितना H वाले का 0, तो लेस एसआरपी किसका हुआ इन दोनों में, अब देखो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, और वो ऑलरेडी किस फॉर्म के अंदर है, आयन की फॉर्म के अंदर है, तो आयन ये न्यूट्रल था इसलिए आयन बना दिया हमने, यहां पर लेस एसआरपी वाला ऑलरेडी जो आपका पॉजिटिव है, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन एसिड, समझ गए। तो देखो आपने तीन चीजें कर ली, तीनों को सीक्वेंस बनाना है बेटा, एक सीक्वेंस एक कनेक्शन बनाना है। पहले हमने मेटल की रिएक्टिविटी देखी, वो मेटल की मेटल के साथ रिएक्टिविटी देखी, बिकॉज वी आर आस्किंग अबाउट द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, एंड अगेन इन नेक्स्ट केस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द relative reactivity of non-metal, and in third case we want to see the reactivity of hydrogen with metal, hydrogen with metal। तो मेटल के केसेस में अगर हाइड्रोजन साथ में ले रहे हो तो मेटल की तरह कंसीडर करके आप यूज कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है। इसके बाद देखो, इसके बाद इससे आप क्या पता कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एंड, हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। सर ये हाइड्रोजन वाला एक और बार बता दो। हाइड्रोजन अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो दोनों को मेटल कंसीडर कर लो ना, तो आपको तो पता है भाई, जिंक भी मेटल ले लो, हाइड्रोजन को भी मेटल एज्यूम कर लो, तो जब दोनों को मेटल मेटल एज्यूम करोगे तो जो लेस एसआरपी वाली होगी वो अपना कैटायन बनाएगी। जैसे HCl की जिंक के साथ रिएक्शन करोगे तो जिंक का एसआरपी वैल्यू कितना होता है बेटा, लेस है ना हाइड्रोजन से, वही कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट वाला किया है, बस हाइड्रोजन जब जिंक के साथ लो तो उसको भी मेटल कंसीडर करके कर लेना। अब जिंक और हाइड्रोजन मेटल है, अब दोनों मेटल कंसीडर कर रहे हो आप, तो मेटल कंसीडर कर रहे हो तो लो एसआरपी वाली जो है वो अपना कैटायन बनाएगी। तो देखो किसका एसआरपी वैल्यू लो है, यहाँ पर जिंक का लो है ना, -0.76, तो ये अपना कैटायन बना गया, इसलिए हाइड्रोजन गैस ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर Ag के साथ रिएक्शन करूंगा तो अब एसआरपी वैल्यू लो किसका है, हाइड्रोजन का, बिकॉज इट्स एसआरपी वैल्यू इज 0.80 वोल्ट एंड वैल्यू ऑफ एसआरपी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 0, तो ये तो ऑलरेडी लेस एसआरपी वाला कैटायन है, इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्लियर, चलो बेटा आगे। यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, और क्या पता कर सकते हैं हम, देखो इससे नेक्स्ट हम इससे ये पता कर सकते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन, बिकॉज यहां से एक कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन पक्का करना है, एक क्वेश्चन आएगा ही, तो नेक्स्ट हम बेटा इससे ये पता कर सकते हैं प्रिडिक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रिडिक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ये पता कर सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखो वेरी सिंपल एग्जांपल, अभी हम डेनियल सेल पढ़ेंगे, उसका ये रिएक्शन है बेटा, जिंक जो है आपका सॉलिड है, इट रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट एंड टू गिव द जिंक सल्फेट एंड सी here you can see the oxidation state of all metallic species। यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा जरा बेटा बताना, जिंक का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट,
0। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +2। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का +2 +2। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0। तो ये देखो अब जिंक का क्या चेंज हुआ है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, 0 से +2 चला गया। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हुआ बेटा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। एंड नाउ सी हेयर कॉपर, in the case of copper here oxidation state of copper is +2 and here oxidation state of copper is 0। तो +2 से यहाँ पर 0 चलेंगे बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कॉपर का डाउन हुआ है, +2 से 0 चलेंगे, डाउन हुआ, इट मींस इट इज द रिडक्शन बेटा, इट इज द रिडक्शन। अब एक पॉइंट ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन का मतलब है इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ऑक्सीडेशन होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 11th क्लास में आपका चैप्टर था रिडॉक्स। और रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इसका रिडक्शन इसने करवाया और इसका ऑक्सीडेशन कॉपर ने करवाया, तो उल्टा हो जाता है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एसआरपी वैल्यू पता है ना आपको, जिंक की एसआरपी वैल्यू कितनी है बेटा, -0.76 वोल्ट। 0.76 इतनी बार करेंगे कि वो वैल्यू याद ही हो जाएंगी। कॉपर का कितना है बेटा, 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट। तो देखो क्लियर कट पता लग रहा है ना, एसआरपी वैल्यू कम किसका है, एसआरपी वैल्यू कम किसका है बेटा, जिंक का है। और जिंक किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका एसआरपी वैल्यू कम होता है तो स्पीसीज, क्लियर हो गया ना। अब देखो स्पीसीज विद लो एसआरपी वैल्यू, जिसका एसआरपी वैल्यू कम होगा वो किसकी तरह काम करेगा बताओ, और स्पीसीज विद हाई एसआरपी वैल्यू आप ही बता दो मुझे अब। ऑक्सीडाइजिंग, लो एसआरपी वैल्यू वाला रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, जिसका एसआरपी वैल्यू लो है उसको आप रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हो बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, वर्ड यूज करेगा डिफरेंट टाइप के। जिसका एसआरपी वैल्यू लो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका एसआरपी वैल्यू हाई होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमें पेयर दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं। अच्छा, अब जरा मुझे बता सकते हो बेटा, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाईएस्ट एसआरपी वैल्यू किसका था, लिथियम। अब नॉलेज क्लाउड में लिख दो, स्पीसीज विद हाईएस्ट एसआरपी वैल्यू। सर फ्लोरीन होगा ना। हाँ, अभी बात कर रहा हूं। स्पीसीज विद हाईएस्ट एसआरपी वैल्यू क्या है और स्पीसीज विद लोवेस्ट एसआरपी वैल्यू क्या है, याद आया कुछ। हाईएस्ट एसआरपी वैल्यू किसका था, फ्लोरीन बेटा, फ्लोरीन। हाईएस्ट एसआरपी वैल्यू किसका था, फ्लोरीन का। और कितना था, ये आपका होता है अप्रोक्सीमेट 2.87 वोल्ट पॉजिटिव में। और लोवेस्ट एसआरपी वैल्यू किसका था बेटा, लिथियम। लोवेस्ट एसआरपी अप्रोक्सीमेट 3 बताया था, -3.05 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाईएस्ट एसआरपी वैल्यू है फ्लोरीन का। तो जिसका एसआरपी वैल्यू हाई होगा वो बेस्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब हमेशा याद रखना, कंपटीशन का क्वेश्चन है, काफी रिपीटिंग क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी 2 या 3 ईयर आफ्टर ये पूछा जाता है आपका। तो फ्लोरीन क्या आएगा बेटा, इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन जो है वो बेस्ट, क्या लिखूं, हाईएस्ट एसआरपी वैल्यू है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन जो है वो आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम क्या है हमारे पास, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये। तो अगर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा हो तो लिथियम आंसर देना बेटा, और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा हो देन यू कैन गिव फ्लोरीन। और आप देखो, आप अपनी केमिस्ट्री के अंदर जो 4 ऐसी स्पीसीज है जो आप बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज करते हो। फ्लोरीन तो है ही, इसके आसपास भी है। तो मैं जैसे एक प्रॉब्लम बनाता हूं आपके लिए,
arrange the following species in increasing order, increasing power of their oxidizing nature. मैंने एग्जांपल दिए स्पीसीज, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ज्यादा यूज करते हो, KMnO4, K2Cr27, हाइड्रोजन परऑक्साइड और फ्लोरीन। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कर दो, पावर की जगह ऑर्डर कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इवन मैं आपको दे रहा हूं ये वैल्यू, लेकिन बेटा याद कर लेना, ज्यादा बेस्ट है। SRP वैल्यू KMnO4 की होती है 1.51 वोल्ट, K2Cr27 की होती है 1.33 वोल्ट, H2O2 की होती है 1.78 वोल्ट, और फ्लोरीन की अभी कर रखी थी आपने 2.87। ये याद भी कर सकते हो, देखो 1.78 कंटिन्यूअस नंबर है, 1.78, और ये उल्टा हो गया, 1 का डबल हो गया 2 और 7887 हो गया। ये तो मैक्सिमम है ही 2.87, ये देखो वोल्ट। तो आपको इसमें अरेंज करना है, तो जितना SRP वैल्यू ज्यादा होता जाएगा, हाईएस्ट SRP वैल्यू किसकी तरफ बढ़ते जाओगे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। तो इसका मतलब हम इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं? सपोज ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये बेटा फोर्थ। तो व्हाट विल योर आंसर? यू कैन गिव इन सब में, देखो इन सब में गिव द आंसर 2 अमॉन्ग 1 दीज 3 फोर। 4 सबसे इसमें लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसके अंदर होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका SRP वैल्यू सबसे कम होगा। सबसे कम किसका है देखो बेटा जरा, K2Cr2O7। K2Cr2, याद भी कर लेना आने वाले टाइम में, 1.33 वोल्ट होता है। इस K2Cr27 से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? वैल्यू देखो, KMnO4। वैसे तो सारे ही बेस्ट हैं, लेकिन आपस में कंपेयर कर रहे हो आप फर्स्ट, उससे बेस्ट कौन सा होगा? देखो H2O2। और फ्लोरीन तो वैसे ही सबसे बेस्ट है। क्लियर? कंपाउंड में भी सबसे बेस्ट है। हाँ, इवन ये कंपाउंड है ना, देखो इवन वैसे तो क्या है कि जितने आपके पास, ये मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक्चुअली, आई एम गिविंग यू ओनली इंपोर्टेंट एग्जांपल विद डेटा, अदरवाइज तो बहुत सारी स्पीसीज हैं, और कोई देगा तो आपको डेटा गिवन होंगे, डेटा देख करके आप बता देना। और जितने मैं बताता जाऊं एटलीस्ट ये तो आप मेमोराइज कर लेना, यू नीड टू मेमोराइज ऑल दीज एग्जांपल। क्लियर? डेटा करते जाना आप, जो जो एटलीस्ट मैं आपको बोलता जाऊं वो करते जाना बेटा। तो देखो इससे आप एप्लीकेशन एक ये भी आ गया कि इससे आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर कंपेयर कर सकते हो। और देखो क्या कर सकते हैं, अब हम एक सेल बनाने के लिए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं बेटा, और इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड। एक एनोड होता है कैथोड, तो एनोड और कैथोड का प्रोडिक्शन भी कर सकते हो आप। कितना हो गया था? 3 पहले हो गया था, 4 5 पॉइंट। प्रेडिक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड इन ए सेल। एक सेल में आप एनोड कौन सा बनाओगे, किसको यूज करोगे, कैथोड किसको यूज करोगे? देखो मैंने आपको पहले बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनोड वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो होता है जहां पर रिडक्शन होता है। ऑलवेज याद करना है, ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड। जिस पर रिडक्शन प्रोसेस होता है उसको कैथोड बोलते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। और जो ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका SRP वैल्यू, देखो रिडक्शन उसका होगा जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होगा, रिडक्शन ऑफ कैथोड। तो रिडक्शन करना है, रिडक्शन कौन सी स्पीसीज होगी जिसका SRP ज्यादा होगा? स्पीसीज विद सर SRP कम होगा। नहीं बेटा, रिडक्शन करना है ना, रिडक्शन उसका जिसका SRP ज्यादा होगा, स्पीसीज विद हाई SRP। अगर SRP ज्यादा है तभी तो उसका रिडक्शन होगा, जिसका SRP कम है उसका रिडक्शन नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड किसका हो जाएगा फिर? अपने आप क्लियर है, स्पीसीज विद लो SRP। तो जिसका SRP वैल्यू लो होता है उसको हम एनोड की फॉर्म में लेते हैं, जिसका SRP हाई होता है उसको हम कैथोड लेते हैं। और ये क्लियर है कि हाई SRP वाले का
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन करना है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन करना है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने आपको 2 इलेक्ट्रोड दे दिए, एक कॉपर दे दिया, ये एज एग्जांपल आप डेनियल सेल का एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल डेनियल सेल, डेनियल सेल जो बेटा बना होता है, अभी मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में भी लिया था, एक तो होता है कॉपर, एक बना होता है कॉपर का। तो इसमें क्या होता है, कॉपर का रिडक्शन कॉपर कॉपर के साथ, और इसका एसआरपी वैल्यू ले लिया हमने, रिडक्शन वैल्यू ले रहा हूं, इसकी ई लिख देते हैं, ई नोट कॉपर का है, अभी आपने याद किया हुआ है, प्लस 0.34 वोल्ट रिडक्शन दिखा दिया मैंने +2 से 0 की तरफ। और एक होता है जिंक, जिंक का रिडक्शन वैल्यू लिख दिया आपने, कितना था, -0.76 वोल्ट। आप इन दोनों में देखना है, आपको मैंने 2 दे दिए इलेक्ट्रोड, एक ये दे दिया एक ये दे दिया, आपने दोनों में चेक करना है और सिलेक्ट करना है कि आप एनोड कौन सा लोगे, कैथोड कौन सा लोगे। देखो 0.34 हाई एसआरपी है और -0.76 लो एसआरपी है। जैन वाला एनोड होगा। तो जिसकी एसआरपी वैल्यू लो आएगी वो क्या होगा बेटा, एनोड, एनोड। और जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई आएगी वो क्या होगा, कैथोड। तो इसका मतलब हाई एसआरपी वाला किसकी तरह काम करेगा, कैथोड। कैथोड। मतलब यार रिडक्शन देना है, जब सेल रिएक्शन होगी तब यूज करेंगे वो, अभी तो हम देख रहे हैं एसआरपी वैल्यू से, और ये हो जाएगा आपका एनोड। तो नेट रिएक्शन देनी होगी तो सेल रिएक्शन पता लगी ना आपको, सेल रिएक्शन पता लग जाएगी। अब सेल रिएक्शन कैसे दोगे, आपने पहले डिसाइड कर लिया एनोड क्या है कैथोड क्या है, अब देखो सेल रिएक्शन ये भी बता सकते हो आप। सेल रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहां होता है बेटा, ऑलवेज एनोड। एनोड। तो एनोड देखो कौन से वाला है, एनोड का काम क्या करेगा, जिंक, तो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देनी पड़ेगी। तो रिएक्शन ऐसे लिखूंगा, Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हमेशा किस पर होता है, रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड। तो कैथोड कौन सा है, कॉपर का। तो इसकी जो रिएक्शन देनी पड़ेगी वो आपको, इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कैसे लिखा हुआ है ये रिएक्शन डिसाइड करेगी। देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पर रिडक्शन, तो कॉपर वाले की रिडक्शन रिएक्शन दूंगा मैं, तो Cu+2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कॉपर हो जाएगा। नेट रिएक्शन देखो क्या हो गई, दोनों को ऐड कर दो, आप जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाओगे। नेट रिएक्शन देखो क्या हो जाएगा, Zn प्लस Cu+2 Zn2 पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया था हमने, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके Zn2 पॉजिटिव रिएक्शन दे देगा, वहीं पहुंच के देखो आप, तो आप रिएक्शन भी निकालना सीख जाओगे इससे। तो पहले तो एसआरपी वैल्यू से ये चेक करना सीखो, पहले ऊपर एसआरपी वैल्यू से एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है। अगर आपको 2 डेटा दिए हुए हैं तो एनोड और कैथोड कौन सा है, तो जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड, और जिसकी एसआरपी वैल्यू कम होगी वो एनोड होगा हमेशा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हम पता लगा लेंगे एनोड कैथोड। और जब भी एनोड वाले जो भी चीज है उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोगे, जो कैथोड वाली चीज है उसकी रिडक्शन दोगे, पूरी नेट जो है आपकी नेट रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी, आपकी सेल रिएक्शन आ जाएगी। अभी सिखाऊंगा भी। तो आप इससे ये भी पता कर सकते हो बेटा कि एनोड किसका बनाना है और कैथोड किसका। और एट लास्ट आप क्या कर सकते हो, इससे ईएमएफ कंप्यूट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी पॉइंट हो देख लेना, 6 था शायद। तो कंप्यूटिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड हो या कोई भी, ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, इससे सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो। तो सेल में ऊपर लिखा ही है मैंने, देखो लेफ्ट साइड ये होती है, राइट साइड ये होती है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड वाला दिखाते हैं, रिडक्शन कैथोड वाला दिखाते हैं। और अगर आपके ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, पूरे सेल का ईएमएफ, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना। सपोज ई नोट सेल निकालना, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन कैथोड, कैथोड वाले की रिडक्शन वैल्यू में से एनोड वाली रिडक्शन वैल्यू माइनस कर देना। मतलब कैथोड राइट साइड है, देखो आप ये भी कह सकते हो, तरीके हैं डिफरेंट। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन
कैथोड हमेशा राइट साइड में होगा, राइट, ये भी लिखा हो सकता है। ई नॉट रिडक्शन लेफ्ट। वेरी सिंपल, आपको अगर दोनों की रिडक्शन वैल्यू पता है, बड़ी में से छोटी माइनस कर देना अगर रिडक्शन पता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन बनाओगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर मुझे इसी को ऑक्सीडेशन करना है तो आप तो एक याद करो बेटा, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपको रिडक्शन वैल्यू गिवन है तो बड़े वाली रिडक्शन वैल्यू में से छोटे वाली माइनस कर देना, ई नोट सेल आ जाएगा, या ई सेल करना है तो ई सेल भी आ जाएगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन वैल्यू करनी है तो फिर उल्टा हो जाना है, क्योंकि साइन बदल जाएंगे। तो देखो, अगर मैं इस रिडक्शन को ऑक्सीडेशन वैल्यू ले लूं तो माइनस में लेना पड़ेगा मुझे, और ये प्लस में लेना पड़ेगा, तो उल्टा हो जाएगा ना। अगर और लिख सकते हो आप ई नॉट सेल, सपोज आप ऑक्सीडेशन वैल्यू यूज कर रहे हो तो ई नॉट ऑक्सीडेशन यूज कर रहे हो तो उल्टा, ऑक्सीडेशन एनोड वाला पहले लेना है, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन कैथोड, फिर उल्टा कर देना। वैसे ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तभी देना, अदरवाइज आप यही यूज करना ना। मान लो ऑक्सीडेशन वैल्यू दे रखी है आपको, तो क्या क्या फर्क क्या पड़ता है, साइन चेंज कर देना, रिडक्शन वैल्यू बन जाएगी। आप हमेशा एक याद रखो, बड़ी वाली रिडक्शन वैल्यू से छोटे वाली रिडक्शन वैल्यू माइनस करनी है, बड़े वाली रिडक्शन वैल्यू से छोटे वाली, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है ना, तो रिडक्शन वैल्यू में माइनस करना, बड़े वाली रिडक्शन वैल्यू से छोटे वाले रिडक्शन वैल्यू माइनस करना। जैसे एग्जांपल देखो, अभी डेनियल वाला एग्जांपल लिया था हमने, वही एग्जांपल वापस लेते हैं अपने। जैसे एज एग्जांपल, इन डेनियल सेल ई नॉट, कॉपर वाला दिया था अभी मैंने, इसका रिडक्शन वैल्यू देखो, कॉपर सी यू कितना था, याद ही हो गया होगा। बताओ बेटा, अब जरा आप बताओ, कॉपर का रिडक्शन वैल्यू आ गया, कितना है ये, 0.34 प्लस 0.34 वोल्ट। और ई नॉट जिंक वाला दे रखा है उसने रिडक्शन वैल्यू Zn2 पॉजिटिव, Zn कितना होता है, माइनस 0.76। 0.76 वोल्ट। अब देखो, ये देखो +2 से 0 तो रिडक्शन वैल्यू ही है ना, ये भी देखो +2 से 0, ये भी कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन वैल्यू। अगर दोनों आपको रिडक्शन वैल्यू दे रखी हो तो मैंने क्या बताया आपको, सिंपल सा तरीका, ई सेल निकालना है। इन डेनियल सेल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो कैसे निकालोगे बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीका देखो, आपको दोनों रिडक्शन वैल्यू गिवन है तो इससे आसान नहीं हो सकता, तो सीधा कैसे निकालोगे, ई सेल, ई रिडक्शन लार्ज और माइनस ई रिडक्शन स्मॉल। लार्ज में स्मॉल वैल्यू माइनस करना, तो ई नोट सेल, ई नोट रिडक्शन लार्ज, ई नोट रिडक्शन, तो ई नोट सेल देखो आ गया आपके पास, ई नोट सेल इज इक्वल टू, लार्ज कौन सी है ये 0.34 वोल्ट, माइनस स्मॉल है ये माइनस 0.76 वोल्ट, ऐड कर दो 1.1। अगर दोनों रिडक्शन है तो करना है आपने, अगर दोनों आपके पास रिडक्शन वैल्यू है देन करना है आपने, नहीं हो तो चेंज कर लेना। सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक रफली एग्जांपल बनाते हैं, आप करके बताना इसको। सपोज मेरे पास सेल है ई नॉट, मैंने आपको सेल दे दिया कोई M से M2 पॉजिटिव, ये दे दिया मैंने X वोल्ट, और एक दे दिया मैंने ई नॉट N2 पॉजिटिव से N Y वोल्ट, N पॉजिटिव Y वोल्ट, है ना। तो अच्छा, इससे वैल्यू पता नहीं लगेगी तो मैंने दे दिया आपको, जैसे एक वैल्यू दे दिया मैंने यहां पर दे दिया 0.8 नॉट, ये दे दिया मैंने आपको, ये कर लिया M प्लस कर दिया 0. और ये दे दिया -0.76 वोल्ट। कैलकुलेट ई नोट सेल, कैसे करेंगे देखो,
हमें तो ये पता है कि दोनों रिडक्शन वैल्यू बना लेते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर लेते हैं, बेस्ट तरीका है। देखो ये तो रिडक्शन है ना, +2 से 0, ये चीज क्या है बेटा, रिडक्शन। ये क्या दिख रहा है देखो इधर आपको, m से m पॉजिटिव, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इसकी वैल्यू अगर रिडक्शन बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन ऑपोजिट, साइन अपोजिट करना पड़ेगा। तो मैं इसकी रिडक्शन बना लेता हूं, ई m से m कर दिया, तो अब कितनी वैल्यू हो जाएगी ये, -0.8 की बजाय कितना हो जाएगा, अब ये भी क्या बन गया, रिडक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन था ये भी बेटा बन गया रिडक्शन। अब दोनों रिडक्शन हो गए तो इजीली कंपेयर कर सकता हूं ना, ये भी रिडक्शन ये भी रिडक्शन, ये और ये वैल्यू कंपेयर करो, ये 0.8 ये, तो मुझे ई नॉट सेल बनाना है, तो ई नॉट सेल, अब दोनों रिडक्शन वैल्यू तो लिख सकता हूं ना, ई नॉट रिडक्शन लार्ज माइनस ई नॉट रिडक्शन स्मॉल। तो अब दोनों रिडक्शन वैल्यू बन गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं इसको, ऑक्सीडेशन था, साइन चेंज करके रख दो, अपने आप ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, बड़े वाला कौन सा है, ये 0.8 है, ये -0.76 है, तो ये 0.8 0 माइनस 0.76 हो जाएगा बेटा, कर लोगे, सिंपल सा तरीका याद रखना है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। सर रिडक्शन में कैसे चेंज किया, एक बार बता दीजिए। रिडक्शन में तो कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी रिडक्शन दे रखा है। हमारे पास तरीका क्या है सोल्व करने का, अगर हमारे पास दोनों रिडक्शन वैल्यू हो तो जो बड़ी वाली रिडक्शन वैल्यू में से छोटी वाली माइनस करनी है, यही है ना। तो इधर तो डायरेक्ट रिडक्शन दे ही रखा था, इधर तो कोई चेंज नहीं किया आपने। ये ऑक्सीडेशन दे रखा था, साइन चेंज कर लिया, ये भी रिडक्शन बन गया। अब मेरे पास रिडक्शन वैल्यू ये कितनी बन गई, 0.8 प्लस में, और ये वाली रिडक्शन वैल्यू ऑलरेडी जैसा है वही हो गया, तो डिसाइड हो गया ना इससे, ये भी रिडक्शन वैल्यू ये भी रिडक्शन वैल्यू। क्योंकि आगे वाला पार्ट ऐसे अगर सही तरीके से सोल्व नहीं करोगे ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसलिए मैं आपका एक ही माइंड सेट करवा रहा हूं कि आपको रिडक्शन वैल्यू से सोल्व करना है, बड़े वाली रिडक्शन वैल्यू में से छोटे वाली रिडक्शन वैल्यू माइनस करनी है। डायरेक्ट रिडक्शन वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, इट्स ओके। अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा है बेटा, ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो साइन चेंज कर लेना, रिडक्शन बन जाएगा। फिर दोनों में पता लग जाएगा बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। जैसे +0.8 और -0.76 में बड़ा वैल्यू कौन सा है बेटा, 0.8, लेकिन रिडक्शन वैल्यू होना चाहिए। तो मैंने ऑक्सीडेशन को पहले रिडक्शन बना लिया, ये ऑक्सीडेशन था ये रिडक्शन था, ये वैसा का वैसा यूज कर लिया, इसको रिडक्शन बना लिया। अब बड़े में से छोटा माइनस कर लिया। क्लियर? यस सर। अब हम करते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ये एप्लीकेशन के बाद, नियरनेस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ। जब भी कोई ईएमएफ किसी का बनाते हो तो उसके लिए एक इक्वेशन यूज करते हो, इस इक्वेशन को नियरनेस्ट इक्वेशन बोलते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स 11th वाले पार्ट से होगा। इसमें क्या है कि जब भी कोई हम रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी रिएक्शन, जैसे आपने सिंपली लिख दिया Ag+ से Ag सॉल्व, कोई भी रिएक्शन लिख दिया, तो इसके रिएक्शन के लिए आपने ईएमएफ निकालना, तो एक फार्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी से, ΔG = ΔG0 + 2.303 RT log Q। ये है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स 11th में जो था आपका। ये ΔG होता है, ये फ्री एनर्जी होता है। और ΔG का जो बेटा रिलेशन आता है, मैंने पिछले दिनों भी बताया था, मैंने कहा था याद कर लेना, ΔG = होता है -NFE सेल या E, जो भी लेना है। तो ΔG = -NFE और ΔG0 = -NFE0 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लोगे आप। ये क्या हो गया बेटा, देखो ΔG की जगह वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ गया, -NFE = -NFE0 + 2.303 RT log Q। अब -NF कॉमन कर देते हैं और NF को इस तरफ ले आते हैं, -NF से डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन।
डिवाइडेड बाई माइनस NF, सबको डिवाइड कर देते हैं, तो हर किसी को डिवाइड कर देते हैं। तो आपका देखो सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, तो क्या लिखूं मैं, माइनस NFE को NF से करूंगा तो E आ जाएगा, इज इक्वल टू E नोट आ जाएगा, ये प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, 2.303 RT अपॉन NF लॉग जो भी आपका एक्सप्रेशन आ रहा है Q। तो E निकालने का ये फार्मूला जो है, इस इक्वेशन को नेरनेस्ट इक्वेशन बोलते हैं। अगर ये इक्वेशन हम 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टडी करते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू टेम्परेचर 25 का मतलब हो जाएगा 273 ऐड कर दो 298 केल्विन। तो ये वाली वैल्यू आप 2.303, आर की वैल्यू ऐसा यूनिट में 8, पहले मैं लिख देता हूँ, RT अपॉन N वेरी करेगा इक्वेशन में, इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं F, तो ये सोल्व करो 2.303, R का वैल्यू बेटा आ जाएगा, R का जो गैस कांस्टेंट होता है वही वाला है 8.314, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन, फेराडे जो होता है 96500, ये सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.059 आ जाएगा, 0.059 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तभी आ सकता है व्हेन टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। इफ टेम्परेचर इज चेंज देन दिस वैल्यू आल्सो कैन बी चेंज। तो 0.059। तो इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो किसी भी सेल के लिए। क्या हो जाएगा बेटा, देखो E इज इक्वल टू, अब सिंपल सी इक्वेशन बन गई, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RTNF की बजाय हम लिख देंगे 0.059 डिवाइडेड बाई वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, 0.059 क्योंकि 0.06 होता है, 0.06 FN log Q। ये फार्म, तो E इज इक्वल टू 0.059 बाई N। N क्या है यहां, एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, N फैक्टर, हाँ N फैक्टर की बजाय यहां एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस इक्वेशन लिख दो। जो E नॉट है वो स्टैंडर्ड EMF हो जाएगा, E नॉट स्टैंडर्ड EMF, और E जो हम बोलेंगे वो EMF ऑफसेट या जो भी है EMF, और Q हम इक्वेशन देख के लिखेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी, जैसे एज एग्जांपल मैंने अभी इक्वेशन दिया था आपको Ag वाला, जैसे Ag प्लस आयन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और Ag बनाया इसने, एंड आप E कैलकुलेट करना चाहते तो E इज इक्वल टू E नॉट स्टैंडर्ड स्टेट में जो भी इसका होगा माइनस 0.059। ये देखो बैलेंस इक्वेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो 1 आ जाएगा, 1 लॉग Q मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन सॉलिड को नहीं लिखना, सिर्फ आयन और गैस को लिखना है, तो Ag को नहीं लिखना, डिवाइडेड बाई ये वाला, अब ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट 11th वाला, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम से आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो यहां Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे दें। तो कोई भी रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के लिए आप ये एक मान लो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी वैल्यू है, अब देखो Ag प्लस E इलेक्ट्रॉन है तो इट इज द रिडक्शन, तो आप कह सकते हो E रिडक्शन इज इक्वल टू E नोट रिडक्शन 0.059 log 1 अपॉन Ag। एक मिनट मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ये 0.59 आना चाहिए, 0.059 नहीं, देख लेते हैं अपने इसको करके, देखो ये कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आ गया, ये है 8.3 और ये 19 आ गया, 19 का मतलब अप्रोक्सीमेट 20 ले लेता हूँ, ये आ गया 300 298 को ले लिया अप्रोक्सीमेट, ये कितना हो गया मेरे पास 3 2 6 और 6 हो गया 1000 डिवाइडेड बाई ये है 1 लाख, 1 लाख का मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 3 में से 3 तो चला गया 0.06 0.59 उतना ही आ रहा है 0.059
उतना ही आ रहा है, क्योंकि 8.3 19 20 ले लिया, 20 को मैंने कर दिया 300 से, 30 ये आ गया, 3 टू 6 डिवाइडेड बाई ये 1 लाख के आसपास हो गया, 50 होती है ना, 3 चला गया, 6.06 मतलब 0.05, ठीक है, यही होगा, यही आ रहा है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं कुछ एग्जांपल अब करता हूं, बनाना सीखते हैं पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नियरनेस्ट इक्वेशन। different types of electrode and EMF of electrode। जैसे फर्स्ट, जैसे अभी कर रहे थे अपने, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, नाम को ही देखो बेटा, मेटल आयन, जैसे कोई भी मेटल ले लो, M एक सॉलिड मेटल है और इसका आयन बना लिया, उल्टा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन में सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी, प्लस N आ गया तो N इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, तो ये हो गया मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो मुझे अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका E निकालना है, अब की बार देखो E ऑक्सीडेशन है, तो मैं लिखूंगा E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059, जितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं N लॉग M प्लस साइन इधर आ रहा है, इक्वेशन बन। अगर मुझे इसका रिडक्शन करना है तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, बता सकते हो मुझे जरा? आपने मान लो कैलकुलेट कर ली ऑक्सीडेशन वैल्यू, इसी रिएक्शन का ही रिडक्शन निकालना है, हाउ कैन वी कैलकुलेट? साइन चेंज कर देना बेटा, साइन चेंज कर देना, ओके इट्स ओके, साइन चेंज कर देना। तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जैसे दूसरा देखो, सपोज मेटल insoluble salt anion इलेक्ट्रोड, ये दे दिया आपको, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, उसी मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट और एनायन इलेक्ट्रोड। एग्जांपल देखो, जैसे मेटल है सिल्वर, Ag मेटल हो गया, इसका इनसोल्यूबल साल्ट जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ऐसा कोई साल्ट ले लो जैसे AgCl, AgCl, और इसी का एनायन ये क्लोराइड है, तो Cl नेगेटिव, तो AgCl Cl नेगेटिव। तो है क्या, देखो कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी चीज है, सीखना है थोड़ा अभी, बस कोड सीखने हैं। तो मेटल, जैसे कोई भी मेटल ले लो, सिल्वर, इसका इनसोल्यूबल साल्ट जैसे AgCl, इसका एनायन जो ये रहा एनायन क्लोराइड। तो इसमें क्या करना है, चेंज आपका मेटल में ही आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो रिएक्शन क्या दोगे, बीच वाले कोई सी दे दो, बीच वाले को उठा लो, जैसे AgCl में आपने चेंज ये करना है, Ag1, अब दोनों साइड वाले डाल दो, Ag प्लस Cl नेगेटिव, बैलेंस करो बेटा इक्वेशन। देखो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 है, क्लोराइड का -1 है, वो यहाँ भी -1 है, लेकिन Ag का तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, +1 से Ag 0 में चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। ये इलेक्ट्रॉन वाला जरूर ध्यान रखना, बैलेंसिंग, क्योंकि N की वैल्यू तभी पता लगेगी हमें। बीच वाले को ले लिया, AgCl एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड, लेकिन ये एक्वस आयन। तो मैं क्या बनाऊंगा इसका, देखो E इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब रिडक्शन, E रिडक्शन इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, 1 लॉग, ये सॉलिड तो लेने नहीं है, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन रख देंगे, तो वैल्यू होंगी तो वो यहां रख देंगे, ई रिडक्शन निकल आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, आप बनाओ जरा, ट्राई करो। इसका दे रहा हूं, इसी का एग्जांपल, जैसे इसको आप बोल सकते हो सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जांपल, या एक दूसरा एग्जांपल इसका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये होता है मरकरी, Hg लिक्विड होती है, Hg2Cl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड सॉलिड होता है, और एनायन हो गया क्लोराइड Cl नेगेटिव, Hg Hg2Cl2 Cl।
तो ये मर्करी, मर्क्यूरस क्लोराइड एंड क्लोराइड, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है आपका, इसका बनाना है आपको। तो कैसे बनाओगे बेटा, मेरे साथ साथ करते जाओ, कैसे करोगे। सबसे पहले किसी को भी ले सकते हो आप, ऑक्सीडेशन दे सकते हो, रिडक्शन दे सकते हो। तो पहले क्या ले लूं, जैसे चलो अभी मैंने सिखाया उसी तरीके से बताओ। पहले क्या उठाऊं, Hg2Cl2। बीच वाला उठाएंगे, Hg2Cl2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों के अंदर, Hg प्लस Cl नहीं। अब देखो बैलेंस करो, ये Hg2 है तो यहाँ 2Hg कर दो, क्लोराइड 2 है 2Cl करो। अब आप क्या करो, Hg2Cl2 2H। अब देखो ये Hg है, क्लोराइड का तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ भी -1 है, लेकिन मर्क्यूरस में +1 है, यहाँ +1 है और यहाँ 0 है। तो एक Hg को +1 से 0 में कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 को कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे लिख सकते हो, या इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा। एक मजेदार बात दिखाता हूं, देखो Hg2Cl2 को तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाफ Hg2Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन Hg प्लस, कोई फर्क थोड़ी ना दोनों इक्वेशन में, बैलेंस है दोनों। हमें तो बैलेंसिंग देखनी है, कैसे मर्जी कर दो बैलेंसिंग, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब कभी भी जो होता है, बैलेंसिंग कैसे कर सकते हो, मतलब कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता सेल के ईएमएफ पर। देखो इसका ई निकालेंगे तो इसका आएगा ई, ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059। कितने यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं बेटा, 2 दिख रहे हैं ना, तो यहां 2 लगाऊंगा लॉग। अब ये लिक्विड और सॉलिड तो लेने नहीं है मुझे, सिर्फ क्लोराइड है तो क्लोराइड की कंसेंट्रेशन अपने लेंगे, तो ये आएगा। लेकिन अगर इस केस में करूंगा, ऐसे बैलेंसिंग करूंगा, तब भी क्या फर्क पड़ेगा, देखो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन माइनस 0.059, इलेक्ट्रॉन का चेंज 1 का लॉग, यहां क्लोराइड आयन हो गया। अब जरा सोचने वाली बात है, इसको सोल्व करोगे तो आएगा तो यही ना जो ये आया है, जो ई रिडक्शन आया है इसका भी तो यही आएगा ना बेटा। तो करो जरा सोल्व, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, ये 2 आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी में। जब 2 आगे आएगा तो माइनस 0.059/2 इंटू 2 लॉग क्लोराइड आयन, कैंसिल हो गया ना 2, यही तो है। इसका मतलब रिएक्शन, आप घबराने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी कि बैलेंस कैसे कर रहे हो आप, कि सर ने ऐसे किया मैं ऐसे कर रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बैलेंसिंग का, कोफिशिएंट का सेल के ईएमएफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम कहते हैं ईएमएफ इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब वो वैल्यू फिक्स ही रहनी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड डज नॉट EMF is an intensive property and does not change on changing balancing। सर ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन भी तो कर सकते हैं। नहीं, कंसंट्रेशन तो बेटा अभी मैं लिखी नहीं है, वैल्यू नहीं लिखा ना। कंसंट्रेशन तो यहां भी Cl का कंसंट्रेशन आएगा, यहां भी आएगा, लेकिन कंसंट्रेशन मैंने 0.1 दे दिया तो कुछ और आएगा, 0.2 दे दिया तो कुछ और आएगा, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा। मतलब जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर यह है कि सेल का जो आपने बनाया है सेल, वो सेल बना हुआ है, आप सोल कैसे करते हो ईएमएफ करने के लिए, वो आपका तरीका है, बैलेंसिंग करते हो। बट उसमें आप क्लोराइड कितने आयन का कंसंट्रेशन लोगे, कम लोगे ज्यादा लोगे, तो वो ई रिडक्शन पर फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन का फर्क पड़ेगा, लेकिन उसकी ईएमएफ वैल्यू जो आएगी वो आपकी चेंजिंग और बैलेंसिंग से अफेक्ट नहीं होगी, कोफिशिएंट से अफेक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन कितने चेंज कर रहे हो उससे अफेक्ट नहीं होगी। क्लियर। हाँ, इसमें आपका कंफ्यूजन इसलिए आ रहा होगा कि एक थर्मोडायनेमिक्स में पॉइंट पढ़ा होगा आपने कि इस टाइप की स्पीसीज होती है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, उसको इंटेंसिव बोलते हो, और जो अमाउंट पर डिपेंड करती है उसको एक्सटेंसिव बोलते हो। तो लेकिन यहां अमाउंट हम ईएमएफ का देख रहे हैं,
जो ई रिडक्शन है उसकी वैल्यू एन के बैलेंसिंग के साथ चेक कर रहे हैं हम इसको। और यहां भी ईएमएफ में स्पेशली आप स्टैंडर्ड ईएमएफ कर दो, ये वैल्यू आपका हमेशा ही फिक्स रहेगा। क्लियर बेटा? चलूं आगे। आपने याद रखना ये बात, जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैं बैलेंसिंग कैसे भी करूं तो उससे उसकी वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। कल को मैं ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं ना, सपोज मैं आपको ये एग्जांपल दे देता हूं, देखो मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज ये एग्जांपल दिया एज एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन Cu बना रहा है, और इसका मैंने कह दिया जो E आया है, सपोज जो भी लिया मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन, वो x वोल्ट आया है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2Cu2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2Cu। बताओ ई रिडक्शन कितना आएगा? बताओ बेटा कितना लिखूं आंसर? X ही लिखूंगा ना, 2x तो नहीं लिखूंगा ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऊपर प्रूव कर लिया हमने। बैलेंसिंग कर रही, रिएक्शन वही है, बैलेंसिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा ऐसे बैलेंसिंग करके लिख सकता है, एक ऐसे भी लिख सकता है, एक सिंपल एक ऐसे भी लिख सकता है, हाफ Cu प्लस 2 आयन 1 इलेक्ट्रॉन और हाफ Cu, ऐसे भी तो लिख सकता है कोई, तब भी रिडक्शन कितना आएगा ये गिवन है। तो कभी भी बैलेंसिंग से ई रिडक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, ऐसे उलझाएगा वो आपको, बिकॉज ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो है वो कैलकुलेशन वापस करके वैसा ही आ जाएगा, जैसे ऊपर देखा था आपने कट पिट के वैसा ही आ जाएगा। तो बैलेंसिंग कोई कैसे करता है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बेटा? चलूं आगे। देखो आपने पहला इलेक्ट्रोड कौन सा किया था, जरा रिपीट कर दो मेरे साथ। पहला इलेक्ट्रोड किस टाइप का था? मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। पहला किस टाइप का था? मेटल एंड मेटल आयन। दूसरे वाला किस टाइप का था बेटा? मेटल मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। हाँ, वन थिंग मोर आई मस्ट इंक्लूड वन थिंग मोर, कि सपोज मैंने आपको एक ऐसे देखो एग्जाम्पल लिखाना सिखाया मैंने आपको। मैंने अभी बताया आपको, जैसे Ag है, ये मरकरी वाले लेते हैं, ये बेस्ट है। देखो एक तो मरकरी आयन को समझ लेना, एक होता है Hg2 पॉजिटिव आयन, मतलब जैसे एग्जांपल है आपका HgCl2, इसमें मरकरी जो है वो +2 आयन के अंदर है। तो Hg2 +2 आयन को बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन, एंड दिस स्पीसीज नोन एज मर्क्यूरिक क्लोराइड। और एक आयन होता है Hg+1, वो +1 नहीं होता, वो ऐसे होता है Hg2 पॉजिटिव। 2 Hg के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 Hg के लिए 2 पॉजिटिव है, तो 1 Hg के लिए कितना चार्ज होगा यहाँ पर, क्योंकि डायमर में एग्जिस्ट करता है, ये +1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ Hg पर Hg +2 है, ये Hg पर Hg +1 है, इसलिए इस आयन का नाम होता है मर्क्यूरस, दैट इज नोन एज मर्क्यूरस आयन, एंड दिस वन इज नोन एज मर्क्यूरिक आयन। तो इसको जब बनाओगे तो ये फार्मूला बनेगा Hg2Cl2, तो इसका नाम जो दोगे आप वो मर्क्यूरस क्लोराइड दोगे। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि आप एक रिएक्शन लिखते कैसे हो। उस लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑक्सीडेशन मैनर में लिखते हो या रिडक्शन मैनर में। जैसे मैंने बोला आपको कि आपने ये लिखा कैलोमल इलेक्ट्रोड लिखा, कैलोमल ये है बेटा, Hg2Cl2 कैलोमल है, इट मींस कैलोमल कंटेन मर्क्यूरस आयन, Hg2 पॉजिटिव आयन। टू सी दिस एग्जांपल, सपोज आपके पास मैंने अभी एग्जांपल दिया था Hg2Cl2 और क्लोराइड आयन, ये एग्जांपल दिया। आपको लिखना एक का तरीका एक मैंने ये बताया था, H बीच वाले को पहले उठाओ Hg2Cl2 और इसको कन्वर्ट कर दो Hg+Cl नेगेटिव। बट बेटा आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो, आपने ऐसे लिखा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल इसका उल्टा, मतलब पहला और लास्ट पहले लिख दो, Hg+Cl नेगेटिव, बीच वाले को एंड में कर दो। क्या फर्क है? देखो दोनों तरीके सही हैं, बस अब फर्क यह है कि मैंने बीच वाला पहले लिखा है, इन दोनों को इधर लिखा है, तो ये रिडक्शन हो जाएगा, तो ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी।
क्योंकि यहाँ पर मेटल को न्यूट्रल करना है +1 से, तो मुझे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 2 है तो 2 दे दूंगा, वो जैसे भी करना बैलेंस कर लेंगे। 2Hg 2Cl। ये रिएक्शन बिल्कुल इसका उल्टा है। यहां पर क्या है, Hg 0 से +1 में जा रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। बात एक ही है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है। फर्क इतना है कि ये लिखोगे तो ये आएगा रिडक्शन है, इसलिए रिडक्शन होगा। ये आप लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। समझ आई मेरी बात? दोनों तरीके से लिख सकते हो रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन हम स्टैंडर्ड क्या है, रिडक्शन वैल्यू लेके चलते हैं, एक बेस लेके चलते हैं, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन ये दे दिया मैंने, सिल्वर इलेक्ट्रोड दिया था अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, Ag मेटल इनसोल्युबल साल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड, ये एक्वस हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड। तो देखो दो तरीके हैं लिखने। अगर मैं रिडक्शन लिखना चाहता हूं तो बीच वाले को पहले उठाऊं, रिडक्शन लेना चाहता हूं तो AgCl पहले लूंगा, और ये कन्वर्ट करूंगा मैं Ag प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि यहां पर क्या है, Ag 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 से जा रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, रिडक्शन है। तो इसका जो यहां से कैलकुलेट होगा, ये रिडक्शन वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं लिखना चाहता हूं और ऑक्सीडेशन, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप इसमें अब AgCl को पहले लिया था, इन दोनों को बाद में लिया, अब फर्स्ट और लास्ट वाले को पहले लो, Ag प्लस Cl नेगेटिव, ये कन्वर्ट कर दो AgCl में। तो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है या +1 है, तो इसका मतलब 0 से +1 ऑक्सीडेशन है, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। ये ई रिडक्शन ई ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहते हो आप, रिएक्शन ये लिख रहे हो और निकालना ये चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, सीधा ये निकालो और साइन चेंज कर देना, ये आ जाएगा। ये निकालो, साइन चेंज कर देना, तब भी ये आ जाएगा। थर्ड टाइप के इलेक्ट्रोड देखो, मेटल मेटल आयन हो गया, मेटल मेटल इनसोल्युबल साल्ट आ गया। फिर देखो आपका गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड। मान लो गैस और गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस है, गैस को आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, प्लेटिनम के सहारे देना पड़ेगा आपको, जैसे SHE पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे प्लेटिनम के साथ हमने हाइड्रोजन गैस दे दी और गैस का आयन दे दिया, कोई भी HCl H+ आयन H2SO4, तो ये देखो गैस और गैस आयन इलेक्ट्रोड हो जाएगा, गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड। रिएक्शन जैसे मर्जी देना है, आप इसको पहले ले लो, जरूरी नहीं है मैंने यहां पहले ये लिखा है तो ये पहले लिखें, वो आपका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो H2 H पॉजिटिव, बैलेंस जैसे मर्जी कर लो, H2 है हाफ H2 कर दो, एक हाइड्रोजन हो गया, ये भी एक हो गया, 0 से +1 ऑक्सीडेशन कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इस रिएक्शन को उल्टा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम बदल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन है तो आप लिखोगे ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन -0.059, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लॉग H+ आयन कंसेंट्रेशन। अब देखना सॉलिड या लिक्विड नहीं है, ये गैस है, तो इसका प्रेशर लिखूंगा मैं नीचे, प्रेशर ऑफ H2 गैस और कोएफिशिएंट पावर लगा। रिडक्शन निकालना, रिडक्शन रिएक्शन दे दो, चाहे ऑक्सीडेशन लेना है रिडक्शन लेना है, नो नीड टू वरी, रिएक्शन लिख लिया करो बस, जैसा मन करे वैसा। मान लो ऐसा नहीं लिखना आपने, पहले इसको लिखना है, लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, इसी का अपोजिट तो आना है, साइन चेंज हो जाएगा। H पॉजिटिव, इससे बनाना है आपको H2 गैस, ये एक्वस है, बैलेंस करना है। अगर दूसरे तरीके से बैलेंस कर लो, जैसे करना है वैसे कर दो चाहे आप। तो देखो H+ आयन हाफ H2, अब की बार ये +1 से 0 में जा रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बस फर्क इतना हो गया, अब ये रिडक्शन हो गया, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन -0.059, इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया 1 लॉग। अब ये इस तरफ वाला प्रोडक्ट लिखते हो ना, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हाफ और इधर H+ आयन का नो इफेक्ट ऑफ बैलेंसिंग। आप बैलेंस चाहे कैसे मर्जी कर देना, जैसे एज एग्जांपल मैंने ऐसे बैलेंस कर दिया, H2, इसका निकाल के दिखाओ एक्सप्रेशन मुझे, H2 H पॉजिटिव, अब की बार ऐसे बैलेंस कर दिया, क्या लिख लेगा बताओ बेटा जल्दी से, बोलते जाओ, क्या लिखूं मैं इसको, ई रिडक्शन लिखूं या ऑक्सीडेशन लिखूं? ऑक्सीडेशन। यस बेटा, Oxidation.
ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू क्या लिखूं, ई नॉट ऑक्सीडेशन, नियरनेस्ट बना रहे हैं ना, माइनस कितना लिखूं, कुछ नहीं दे रखा है तो 25 डिग्री सेल्सियस बाय डिफॉल्ट लेके चलना है रूम टेम्परेचर 0.059 डिवाइडेड बाय कितना लिखूं बेटा, 2 दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, लॉग इधर क्या लिखूं अब मैं, प्रोडक्ट क्या लिखूंगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा बेटा, हाइड्रोजन गैस है तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखनी, इसका क्या लिखना है, प्रेशर, लेकिन इसका अब की बार कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखना है। अब बेटा जब आप सोल्व करोगे ना ये 2 आगे आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059, ये इससे कैंसिल हो गया आगे आके, ये 1 हो गया, लॉग H प्लस आयन प्रेशर ऑफ H2। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर आपको उसका हाफ देना पड़ेगा क्योंकि इसको सोल्व किया आपने, इसको थोड़ी किया, पूरे का जब लोगे तभी आएगा, अभी नहीं होगा, अगर इसका भी स्क्वायर होता ना तब होता, इसको नहीं करेंगे अभी, रुको एक बार, क्योंकि ये नहीं होता तब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, अब वैल्यू कैलकुलेट करके ही हमको निकालना पड़ेगा। तो H2 2 से ले लेंगे, अगर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर रख लो देखो कैंसिल हो जाएगा, 1 ATM रख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, वापिस पहले जैसा आ जाएगा। तो जब गैस हो तो उसका प्रेशर भी मेंशन करना है और आयन हो तो उसकी कंसंट्रेशन करनी है। तो थर्ड टाइप के कौन से इलेक्ट्रोड हैं, गैस और गैस का आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड। और लास्ट वन जो बेटा आपके होते हैं वो होते हैं आपके रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, रिडॉक्स जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, मेटल आयन। फर्स्ट और इसमें डिफरेंस देखना बेटा, मेटल आयन जैसे आप देखो Fe+2 और Fe+3, फर्स्ट और इसमें डिफरेंस देख रहे हो, क्या था फर्स्ट और इसमें, पहले वाला क्या था बेटा, फर्स्ट जो मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोड वो कौन सा था, मेटल और मेटल आयन। हाँ उसमें एक मेटल न्यूट्रल थी और एक आयन था, इसमें दोनों आयन है, ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये आपका रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इस टाइप का इलेक्ट्रोड देखो हाइड्रोक्विनोन वाला, सपोज ये है, वो रिएक्शन देख के आपको आइडिया हो जाएगा, मैंने ये दे दिया OH, इसको चेंज कर दिया इसमें H निकाल दिया, 2H पॉजिटिव आ गया। तो इसमें क्या हो गया देखो 2H, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, ये होता है हाइड्रोक्विनोल, ऑर्गेनिक का है हाइड्रोक्विनोल, नोल मतलब एल्कोहल आ रहा है देखो ओल, और ये ओन आ रहा है कीटोन, हाइड्रोक्विनोन, तो इसको हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड बोल सकते हो आप। अगली बार इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा कैसे करने वो देखेंगे, हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड ये दे दिया, देखो चेक कर लो आप, इधर देखो 2H पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये एक लिक्विड होता है, ये भी एक लिक्विड होता है, तो अब ये इनको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ H प्लस आयन लिखने की जरूरत है। तो ई सेल क्या लिखोगे आप, ई, अब देखो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ई ऑक्सीडेशन आ जाएगा, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये चीज सीख गए ना जो इलेक्ट्रोड वाली है, आगे के न्यूमेरिकल बड़ा इजीली हो जाएंगे आपके, -0.059 जितने इलेक्ट्रॉन चेंज किए लगा दो 2 लॉग, इनकी कंसंट्रेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आयन का कंसंट्रेशन दोगे, H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर। तो बताओ बेटा कौन कौन से वाले इलेक्ट्रोड बताए मैंने, पहला कौन सा था, रिपीट कर दो एट द एंडिंग ऑफ चैप्टर टॉपिक अवर क्लास, मेटल एंड मेटल आयन, सेकंड वाला मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन, थर्ड वाला गैस आयन, फोर्थ रिडॉक्स वाले मेटल आयन, अदर भी कोई रिएक्शन हो सकती है जैसे हाइड्रोक्विनोन। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, नोट ये याद कर लेना पॉइंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड,
और एक होते हैं सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी सबसे पहला बेसिक, लेकिन बेसिक में कंफर्टेबल अगर नहीं रहता है तो फिर दूसरे यूज करते हैं हम सेकेंडरी। तो ये नाम याद करने, प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका जब भी प्राइमरी यूज करोगे तो इसका ई जो है वो 0 लोगे आप। लेकिन जो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो आपके कैलोमल, जो अभी नाम लिखा था, कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो। या सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये आप जो है सेकंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते। ये 0 नहीं होंगे, इनका स्टैंडर्ड ईएमएफ 0 नहीं होगा, हाइड्रोजन वाले का 0 होगा। ये क्या होता है, वैसे तो ये यूज करते हैं प्राइमरी, लेकिन इसमें गैसेज होती है और गैसेज को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम फिर इनका यूज कर लेते हैं। तो ये रीजन भी लिख सकते हो आप, सेकेंडरी का रिक्वायरमेंट क्यों रहा हमें, अगर बाई चांस आ जाए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। रेफरेंस प्राइमरी है तो इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल, इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल। क्यों? ड्यू टू गैसेस, क्यों गैसेस को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है ना। प्लेटिनम वायर के साथ, जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, पास करोगे तब होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इजीली यूज कर सकते हो। तो ये आपके डिफरेंट टाइप वाले इलेक्ट्रोड है, इसका नियरेस्ट इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना सीखेंगे और अप्रोक्सीमेट नेक्स्ट क्लास में अप्रोक्सीमेट कंप्लीशन पर हो जाएगा हमारा ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, लेट्स सी। बाय टिल देन नेक्स्ट क्लास, फिर देखते हैं बेटा। अभी मैं अभी जो है इसको क्विट कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है अभी। हैव यू एनी अदर क्वेरी? नो सर। ओके बेटा, ओके लेफ्ट हो रहा हूँ मैं। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।